हाँ जी, आज हम करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड completely filled configurations। इससे पहले की वीडियो में हमने किए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसमें अगर आपको याद हो तो क्रोमियम, कॉपर 2 एक्सेप्शंस करवाई थी, इसके अलावा बहुत सारी हैं नो डाउट। तो जो की थी हमने क्रोमियम कॉपर में ही की थी कि क्रोमियम में क्या आ जाता है हमारे पास 4s होनी क्या चाहिए हमारे पास 4s2 3d4, क्योंकि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास आई थिंक 24, यहाँ पे लिख देती हूँ 24। कॉपर का कितना है 29। तो इसकी क्या होनी चाहिए थी हमारे अकॉर्डिंग 4s2, क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है, लेकिन लिखने में इसी पैटर्न में लिखते हैं, हम इस डायरेक्शन में से लिखते हैं 4s2 एंड 3d9, ये होनी चाहिए। एक्चुअल क्या होती है हमारे पास, ये है गलत वाली, लेकिन एक्चुअल क्या होती है 3d5 4s1 एंड 3d10 4s1। तो ये हमारे पास एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है। ये हमने जो निकाली थी ये वाली नहीं होती कॉन्फ़िगरेशन, ये करेक्ट आंसर है। तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन क्यों है, ये क्यों नहीं? एक तो ये वाली फेवर क्या कर रहा है कि ये वाली कॉन्फ़िगरेशन क्यों होनी चाहिए। एनर्जी हमने क्या सोचा था कि 4s की एनर्जी कम होती है, इसलिए 4s की फिलिंग पहले होती है। 4s2 4s की प्रॉपर फिलिंग होगी, उसके बाद हमारे पास 3d 4 1 2 3 4, क्योंकि 3d की एनर्जी ज़्यादा है 4s से, हमें एक इलेक्ट्रॉन 4s का निकाल के 3d में शिफ्ट करना है, तो ये क्या है एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। सिमिलरली हमारे पास कॉपर में क्या होगा 4s2 एंड 3d9, ठीक है जी, ये चाहिए हमें। लेकिन यहाँ पे भी ये इस टाइप का हमने किया 3d10 4s1, ये ठीक है। इसके लिए भी क्या है एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो दोनों क्या है हमारे पास फेवरेबल नहीं है ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो ये हमारे पास एक ड्रॉबैक है इस चीज़ का, लेकिन एक्चुअल में यही कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी के मैटर में ये क्या है फेवरेबल नहीं है, तो फिर ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों आ रही है हमारे पास। हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों आती है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मीन्स कोई भी चीज़ ज़्यादा स्टेबल कब होती है, जब उसके पास मिनिमम एनर्जी है। यहाँ पे देखो एनर्जी रिक्वायर्ड है, एक्स्ट्रा एनर्जी लेके इसने अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, तो मीन्स कम होनी चाहिए थी एनर्जी, ये तो एक्स्ट्रा ले रहा है यहाँ पे। इस अगर पैटर्न में देखें तो इसने एनर्जी यहाँ पे ली है, कंज्यूम की है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी हाई होगी इन कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके 3d में गया, यहाँ पे 3d5, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में यही एग्जिस्ट करती है, क्यों करती है, इसके दो रीजन हैं। फर्स्ट जो है वो है सिमेट्री, सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स। देखो ये रूल है नेचर का, सिंपल रूल ऑफ नेचर है कि कोई भी चीज़ जो ज़्यादा सिमेट्रिकल है वो हमेशा ज़्यादा ही स्टेबल होगी। तो 3d5 हाफ फिल्ड में एंड कंप्लीट फील्ड में सिमेट्री आ रही है हमारे पास ऑर्बिटल्स में, ठीक है। हाफ फील्ड में जैसे d5 1 2 3 4 5 ये सिमेट्रिकल, तो d10 में ये भी सिमेट्रिकल। तो क्या आ रही है
सिमिट्री आ रही है, और जो चीज़ ज़्यादा सिमिट्रिकल होती है उसकी एनर्जी कम होती है और उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी होती है। ये तो हो गया सिंपल सा पॉइंट। सेकंड है हमारे पास एक्सचेंज एनर्जी, सेकंड पॉइंट। अब एक्सचेंज एनर्जी का क्या मतलब हुआ? अगर हम क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम की कन्फिग्रेशन हमारे अकॉर्डिंग क्या थी? 4s2 3d4, लेकिन एक्चुअल में क्या है? 4s1 3d5। तो अगर हम ड्रॉ करें 3d4 4s2 को हम यहाँ लिखते हैं एंड इस कन्फिग्रेशन को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 4s की वैसे लिखने में ऐसे है, लेकिन 4s की एनर्जी कम होती है, ठीक है। 4s देन 3d, अगेन 3d, अगेन 3d एंड अगेन 3d। मैं क्यों बार बार लिख रही हूँ बताती हूँ अभी। एक तो फर्स्ट हमारे पास अगर 4s2 होता हमारे पास, तो 4s2 में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 3d में डाल दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। इस प्रोसेस के लिए मीन्स एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे गया उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी रिक्वायर्ड है कहाँ से आती है? मतलब ये जो एक्सचेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन 3d के, ये है 3d हमारे पास। 3d के सारे क्या हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास 3d में। डीजेनरेट मीन सभी की एनर्जी इक्वल है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन इसी में प्रेजेंट होएगा और ये इसमें, ये एक्सचेंज होते रहते हैं। ये इसमें चला गया, ये इसमें आ गया, ये इसमें चला गया, ये इसमें आ गया। मीन्स फर्स्ट एक्सचेंज, सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। जो फर्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज हो सकता है। जब एक्सचेंज होता है तो ये खुद की जो एनर्जी, हम बाहर से कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जो खुद की एनर्जी है इस मॉलिक्यूल की, जो सॉरी एटम की, वो ही कंज्यूम कर रहा है। तो सेकंड केस में क्या है? 1 2 3 4 5। तो इसमें फर्स्ट की हमने देख ली कितनी एक्सचेंज हो सकती है, सेकंड, फर्स्ट एक्सचेंज, सेकंड एक्सचेंज एंड थर्ड एक्सचेंज, इसकी 3 एक्सचेंज होंगी। फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन की देख लें, थर्ड फोर्थ में जाएगा या फिफ्थ में चला जाएगा। उसके बाद लास्ट वाले की, ये वाला, इसमें एक्सचेंज होगा। मीन्स ये इंटरचेंज हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसमें गया, ये इसमें गया। तो टोटल देखें हमारे पास कितनी एक्सचेंज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 10 एक्सचेंजेस हैं। तो 10 टाइम्स एनर्जी कंज्यूम कर रहा है खुद की। अगर ये वाली कन्फिग्रेशन होती 3d4 4s2, तो इसकी क्या हो जाती है? यहाँ पे 4s2, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसकी एक्सचेंज देखिए हम कितनी होगी। ये इसमें गया, फिर इसमें, फिर इसमें, 3। सेकंड वाला इसमें गया, इसमें, इसके साथ एक्सचेंज, ये वाला इसमें गया। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल में सेकंड में जा सकता है, सेकंड इसमें आ जाएगा, थर्ड में जा सकता है, थर्ड फर्स्ट में आ जाएगा, फोर्थ में जा सकता है। तो इसी पैटर्न में ये एक्सचेंज हो रहे हैं। तो टोटल कितनी होगी हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। तो 6 एक्सचेंजेस होगी हमारे पास। अगर क्रोमियम की सपोज करो इंटरनल एनर्जी क्या है, सपोज करो, वैसे इंटरनल एनर्जी किसी की भी मॉलिक्यूल की या किसी चीज़ की भी मेजर नहीं कर सकते, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेजर करते हैं। सपोज करो मेरे पास इसकी इंटरनल एनर्जी है 20 यूनिट्स है क्रोमियम की। तो एनर्जी कंज्यूम किस में ज़्यादा होगी? क्योंकि ये जो एक्सचेंज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे में, तो ये इस एटम की इंटरनल एनर्जी लेके ही एक्सचेंज हो रहे हैं। बाहर से कोई भी सोर्स प्रोवाइड नहीं किया गया है कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करके चला जाए, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करके चला जाए। तो ये इसकी इंटरनल एनर्जी ही कंज्यूम करेंगे। कितना? ये 10 यूनिट, सपोज करो इसमें 10 एक्सचेंजेस है, तो 10 यूनिट एनर्जी इसने कंज्यूम कर ली। तो इसके पास क्या बचा? 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 यूनिट। इसकी एनर्जी 3D इस कन्फिग्रेशन की कितनी होगी हमारे पास? 10 यूनिट्स। अभी इसमें कितने कंज्यूम हो रहे हैं? 6 यूनिट। तो इसकी क्या हो जाएगी? 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 14 यूनिट्स।
तो इस कन्फिग्रेशन की एनर्जी कितनी है 14 यूनिट्स। ये सिर्फ एग्जांपल दी है, एक्चुअल में नहीं है। तो जितनी किसी मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगी, किसी एटम के पास एनर्जी होगी, कोई भी चीज़ है, किसी ऑब्जेक्ट के पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ही कम उसकी स्टेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी का फंडा क्या है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिनिमम एनर्जी। तो इसमें मिनिमम एनर्जी कौन से कन्फिग्रेशन में आ गई हमारे पास, इसमें जिसमें ज़्यादा एक्सचेंजेस हो रही हैं, ज़्यादा एक्सचेंज हो रही हैं इलेक्ट्रॉन की, तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो खुद के पास, उसके पास कम एनर्जी बची। देखो यहाँ पे 10 यूनिट थी और इस कन्फिग्रेशन में कितनी थी 14 यूनिट थी। तो ये जो एक्सचेंज एनर्जी है, इसकी वजह से हमारे पास एटम जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ये एक्चुअल में क्या है, एनर्जी जो रिलीज हो जाती है इसमें कि जब एक्सचेंज होते हैं, तो ये एक्सचेंज एनर्जी, सेकंड थिंग कि ये जो एक्सचेंज एनर्जी है इस अनपेयरिंग एनर्जी से, मीन्स क्योंकि हमने 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ पे लिखा था, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये जो एक्सचेंज एनर्जी है ये इस अनपेयरिंग की एनर्जी से ज़्यादा है, इसलिए इजीली इसे अनपेयर करके हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देती है। तो इसीलिए वैसे तो ये चीज़ अनफेवरेबल है कि लोअर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन हायर में चला गया, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। लेकिन ये जो एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी जो मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा है वो इस अनपेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, इसलिए ये चीज़ हो जाती है कि 4s2 की जगह पे 4s1 हो जाता है। और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये सारे एक दूसरे में डिजनरेट, 3D की बात कर रही हूँ, 4s को काउंट नहीं करना क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, 3D की ज़्यादा है, हमने इसे इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि ये भी सिंगल ही है। अगर आप बोलोगे कि इसे एक्सचेंज कर सकते हैं, ये एक्सचेंज एनर्जी नहीं होगी, डिजनरेट वालों की ही एनर्जी, शिफ्टिंग वाली एनर्जी को एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। तो इसमें डिजनरेट ऑर्बिटल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे तो इसकी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एक्सचेंज एनर्जी कम है, इसलिए इसकी इस स्ट्रक्चर की या इस कन्फिग्रेशन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस। तो ये वाली कन्फिग्रेशन ठीक है हमारे पास रादर देन दिस, तो ये वाली कन्फिग्रेशन गलत हुई। सिमिलरली कॉपर में क्या आ जाएंगे हमारे पास, अगर कॉपर की मैं बात करूं तो क्या था, कॉपर में 3d10 4s1, उसमें भी सेम ही फंडा होगा, उसमें एक्सचेंज एनर्जी इलेक्ट्रॉन पेयर की होगी। यहाँ पे सिंपल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा था, वहाँ पे पूरा का पूरा पेयर ही शिफ्ट हो जाएगा कि फर्स्ट, क्योंकि इसमें ये सब पांचों के पांचों फील्ड हैं तो उसमें भी 10 यूनिट्स मतलब 10 टाइम्स इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग होगी। अगर मैं काउंट करूँ कि 3d9 एंड 4s2 से, 3d9 एंड 4s2 के कंपैरेटिवली अगर मैं कॉपर में काउंट करूँ तो उसमें एक्सचेंज एनर्जी इलेक्ट्रॉन पेयर्स की कम होगी, इसमें इस कन्फिग्रेशन में इलेक्ट्रॉन पेयर की एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी, मीन्स पेयर की नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज़्यादा होंगे 3d10 4s2 में इन कंपैरिजन टू 3d9 4s2 से। तो एक्चुअल कन्फिग्रेशन कॉपर की ये है, ना कि ये वाली जिसमें एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है। ये था सिंपल सा टॉपिक हमारा, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड कन्फिग्रेशन। ये थे दो बेसिक रूल्स, एक तो था सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल, सेकंड था हमारा एक्सचेंज एनर्जी।